हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह की 7 बजे की इस हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन, राम राम और गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे काव्यांग परिचय और काव्यांग परिचय जो कि हमारा 8 नंबर का है। 8 नंबर के काव्यांग परिचय में काव्य के गुण और दोष, छंद और अलंकार, ये सिर्फ 3 टॉपिक है और बिल्कुल इजी तरीके से मैं आज समझाने वाला हूं आपको छंद के प्रकार। हम पढ़ रहे छंद, हमने इसका पहला भाग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा जो बचा हुआ भाग है उसको आज हम पढ़ लेंगे और उसके बाद जल्दी से कर लेंगे जितने भी छंद है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। और उसके बाद इसके करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट जो होगा, इसके जितने भी प्रश्न आंसर कंप्लीट करने वाले हैं और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी अपन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, छंद जो है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। उसके बाद हमने इसका जो उप विभाजन करते हैं मात्रिक और वर्णिक का, वो किया हुआ है। प्रत्येक के उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं और इस तरीके से हम इसको समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, हमने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखो, हमने अगर हम बात करें, हम लय पे आए थे, है ना। लय कि लय किसे कहते हैं, लय का मतलब क्या होता है बच्चों। हाँ, उससे पहले हम यति पर गए थे। लय से पहले हम यति पर गए थे। यति का मतलब होता है ठहराव, हल्का ठहराव। बीच में जहां हम जो छंद की पंक्ति होती है, काव्य की किसी पंक्ति के बीच में जहां हम हल्का विराम लेते हैं, वो एक यति कहलाता है, वो ठहराव कहलाता है। और छंद में जो यति होती है वो निर्धारित होती है, अलग अलग छंदों में अलग अलग होती है। जैसे कि मान लो 13-11 पे यति हुई, 14-12 पे यति हुई, 16-12 पे यति हुई। ये ऐसे हमें लिखना पड़ेगा जब हम छंद लिखेंगे तो उस समय। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कि यति किसे कहते हैं। किसी छंद का वाचन करते समय प्रत्येक छंद के अंत में, यानी जो चरण होता है प्रत्येक छंद का, जो प्रत्येक छंद के अंत में जो विराम आता है वह यति कहलाता है। अब यह प्रत्येक छंद हम नहीं लिखेंगे, प्रत्येक पंक्ति के अंत में या प्रत्येक चरण, प्रत्येक चरण, चरण का मतलब होता है पंक्ति, तो प्रत्येक चरण के अंत में जहां हम ठहराव लेते हैं वो यति कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको यहां पे दिखाऊं, एक उदाहरण हम लिखेंगे कि रहीमन पानी राखिए, है ना। आपने सुना होगा कि रहीमन, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, बिन पानी सब सोन। अब आप इसे ध्यान से देखो, यहां पे एक हल्का विराम आया है और फिर हम यहां पे रुकेंगे, या फिर इसे इस तरीके से कर सकते, एक लाइन यहां पे ऐसे 2 लाइन। तो क्या लिखा हुआ है कि रहीमन पानी राखिए, हल्का सा रुके, बिन पानी सब सोन। और इसको अगर हम एक लाइन में लिखें ना, पूरा एक लाइन में, तो यहां पे कॉमा आएगा और फिर ये खड़ी पाई इस तरीके से नहीं आएगी। तो हम लिखेंगे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चोन। ये पूरी एक पंक्ति है, एक पूरा दोहा होता है। तो बच्चों, ये एक दोहे का उदाहरण है और यहां पर जो है ना यति हुई है और इसमें 13 और 11 पर इसमें यति होती है। तो ये जब हम पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा 13 और 11 पे कैसे इसको काउंट करना होता है, इसको गिनना होता है, इनकी मात्रा और वर्णों का ध्यान रखा जाता है। तो वो जो है वो यति होती है। तो मात्राएं गिनी जाती है कि 13 मात्रा और 11 मात्राओं पर यति होती है। तो ये एक दोहे का उदाहरण है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यति किसे कहते हैं, जहां ठहराव आया है वहां पे यति होती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और अब आता है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, वो आता है गति। मतलब छंद के अंदर जो टेक्निकल चीजें आती है वो हम समझ रहे हैं। इजी तरीके से समझ लीजिए, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, छोटे छोटे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है बच्चों गति। गति का मतलब होता है लय। लय का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई काव्य पंक्ति पढ़ते हैं तो जिस तरीके से, जिस लय के साथ, जिस गत्यात्मकता के साथ हम आगे बढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, वो हमारा लय कहलाता है। मतलब क्या करना है, छंद को प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ना ही लय होता है, उसे गति कहते हैं। इससे क्या होगा, इससे काव्य में संगीतात्मकता, इससे क्या होगा, इससे काव्य में संगीतात्मकता और ध्वन्यात्मकता आती है। मतलब एक गीत की तरह हम इसे गाते हैं, है ना, आती है, एक ध्वनि निकलती है, एक संगीत की तरह हम इसे गाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों, लिखा हुआ है क्या कि बरखा काल मेघ नभ छाए, बरखा काल मेघ नभ छाए। तो हमने देखो यहां पे
ये अपना ठहराव हो गया, इसे यति भी हो गई। एक इसका लय हो गया, तो इस लय के साथ हमने इसे गाया तो ये गति भी हो गई। तो इस तरीके से ये यति और गति दोनों होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अब यहां पे आता है एक शब्द है तुक। तुक किसे कहते हैं? तो देखो क्या होता है कि छंद के चरणों के अंत में, यानी पंक्ति जब समाप्त होती है तो अंतिम ध्वनि जो होती है वो ध्वनि जब एक जैसी होती है तो वो तुक कहलाता है ना। उसमें समानता हो, ध्वनि के अंत में पंक्ति की अंतिम पंक्तियां जो होती है छंद की, अगर उनमें समानता है तो वो जो है वो तुक कहलाती है। अब कई बार समानता नहीं भी होती है, तो जिनमें समानता होती है वो तो तुकांत छंद कहलाता है, और जिनमें समानता नहीं होती है वो अतुकांत छंद कहलाता है। एक उदाहरण देखिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि दीपक के जीवन में आली। दीपक के जीवन में आली, अंतिम शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आली फिर भी है जीवन की लाली। तो यहां पे देखो ली मतलब ई की ध्वनि आ रही है, तो ये दोनों एक जैसी ध्वनि आ रही है, इसका मतलब ये तुक है। यहाँ पे दोनों में तुकांत, ये तुकांत रचना है, अतुकांत नहीं है। ये मिल रही है जो ध्वनि, ये तुक कहलाता है, ठीक है। और ये प्रत्येक जो पंक्ति होती है ना, इसे हम चरण कहते हैं, इसे हम पद कहते हैं, इसे हम पाद कहते हैं। मतलब पंक्तियां जो होती है चरण की, काव्य की, वो चरण कहलाती है, वो पंक्ति कहलाती है, वो पद कहलाता है। तो ये आपको तुकांत समझ में आ गया। और आगे देखो, अब है चरण। तो हमने देखा ना कि जो छंद की जो पंक्ति होती है वो चरण कहलाती है। पंक्ति को चरण कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। और इसे बच्चों हम क्या कहते हैं? इसे पद भी कहते हैं। ये पद है तो इसे पद भी कहते हैं। कोई भी पंक्ति हो इसे पद भी कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। अब ये एक पंक्ति है ना, ये एक पंक्ति हो गई, ये एक पद हो गया। हाँ, अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा चरण भी हो गया। उसके बाद देखो यहां पे नीचे आगे बढ़ते हैं, गण किसे कहते हैं? अब एक और टेक्निकल वर्ड आता है, गण। तो बच्चों गण क्या होता है? तीन जो वर्ण होते हैं, तीन वर्णों का समूह जो है वो गण कहलाता है ना। तीन वर्णों का समूह जो है वो गण कहलाता है, ठीक है। तो तीन वर्ण होते हैं, तीन वर्णों का एक समूह होता है, वो गण कहलाता है। और अगर इनकी संख्या आती है कि भाई गण कितने होते हैं, तो गणों की संख्या होती है बच्चों 8 गण होते हैं, है ना। यगण, मगण, तगण, अभी हम लिखेंगे। अब ये जो गण है ना, इसको याद कैसे रखें? 8 गण क्रम से कैसे याद रखें? तो इसका सूत्र होता है, आप इसे याद रख लीजिए, य मा ता रा ज भा न स ल गा। य माता राज भान स ल गा, ये है सूत्र। किसका सूत्र है बच्चों? ये गण याद करने का सूत्र है। और इस सूत्र को अगर आपने याद कर लिया तो आपके गण हो गए कंप्लीट। फिर आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्रम से हम इस तरीके से लिखेंगे। अब यहां पे क्या होता है, 3-3 का समूह बनता है, शुरू से लेके 3-3 का समूह बनता जाएगा। और जहां जहां जैसे आ की ध्वनि है तो इसका मतलब क्या, इस पे 2 मात्रा रहेगी। ता है तो इस पे 2 मात्रा रहेगी। और जहां जहां एक है वहां 1 मात्रा, जहां जहां 2 है वो 2 मात्रा। जैसे मान लीजिए पहला गण बनेगा य माता, है ना। पहला गण बनेगा, पहला गण जो है वो बनेगा य गण। अब शुरुआत में 3 का एक जोड़ा बनाना है ना। शुरू में 3 का जोड़ा, तो शुरू में 3 का जोड़ा बनेगा य माता, तो ये एक गण हो गया। मतलब ये गण, चूंकि अगला वर्ण क्या यह है तो ये गण हो गया। दूसरा फिर गण, फिर यहां से समूह बनेगा, है ना। यहां से समूह बनेगा यहां तक, तो दूसरा बनेगा मगण, क्योंकि म है। फिर तीसरा बनेगा यहां से त से, ये तगण। फिर बनेगा यहां से 3-3 लेना है, 3 से ज्यादा नहीं लेना, 3 से कम नहीं लेना है। 3-3 का ऐसे समूह बनेगा। और न पर आएंगे और स पर आएंगे। और अब ल, अब चूंकि आगे 2 ही है, 3 नहीं है, तो 3 नहीं है तो पूरा गण नहीं बनेगा, इसलिए हम यहां तक बनाएंगे। तो हमारा अंतिम गण होता है सगण, पहला गण होता है यह गण। तो अब देखो इनको क्रम से एक बार हम लिखते हैं, है ना। क्रम से लिख देते हैं कि जैसे मान लीजिए हम क्रम से यहां से लिख देंगे, पहला गण हो गया अपना, हाँ ये हो गया पहला गण।
तो देखो पहले में लिखेंगे, पहला हमारा हो गया बच्चों य गण, है ना, य माता से शुरू होता है ना। तो ये हो गया य गण, फिर हो गया म गण, ठीक है, ऐसे क्रम से लिखते जाएंगे, य गण, म गण, त गण, र गण, ज गण, भ गण, ये ऐसे गण होंगे, 8 होंगे टोटल बच्चों, इनकी संख्या 8 है, भगण तक लिखा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर आएगा नगण, ये नगण, और फिर आएगा सगण। तो ये हो गए 8 गण। अब प्रत्येक में 3-3 का समूह है और ये ऐसे गण कहलाते हैं, ठीक है। ये क्रम से याद करना है, और सूत्र अगर आपने याद कर लिया, य माता राज भानस लगा, तो आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। अब यहाँ पे कई बार उदाहरण पूछ लिया जाता है कि भाई यगण का कोई एक उदाहरण दीजिए, यगण का कोई एक उदाहरण दीजिए। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। एक बार मैं यहाँ पे एक बार फिर से सूत्र लिखता हूं, उसके बाद अपन देखेंगे। तो सूत्र क्या है कि य माता राज भानस लगा। अब यहां जो पहला गण बनता है, वो पहला गण क्या है, य माता, मतलब कि इसमें मात्राओं की संख्या कैसी रहेगी, इसमें मात्राओं की संख्या रहेगी बच्चों। अगर पूछा जाए कि मात्राओं की संख्या, तो यह चूंकि एक ही है तो ये एक मात्रा रहेगी। म में आ की मात्रा है, आ की ध्वनि, हमने देखो मात्राएं सीखी थी ना, लघु और दीर्घ मात्रा क्या होती है, लघु मात्रा क्या होती है। तो यहाँ पे आ है तो ये 2 मात्रा है, और ता है तो यहाँ पे 2 मात्रा है। अब आपको क्या करना है, इसका देना है एक उदाहरण, इसका एक यगण का एक उदाहरण दीजिए। ये 4 ऑप्शन आएंगे, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा यगण का उदाहरण है और कौन सा नहीं है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि किस गण में कितनी कितनी मात्राएं आती है, और अगर याद नहीं है ना तो कोई बात नहीं, ये सूत्र अगर आपने याद रख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से गण में कितनी मात्राएं रहती है। अब जैसे उदाहरण हमें लिखना है, तो ऐसा उदाहरण लिखेंगे कि जिसमें पहला जो अक्षर लिखेंगे उसमें 1 मात्रा होगी, दूसरा जो लिखेंगे उसमें 2 मात्राएं होगी, तीसरा जो लिखेंगे वर्ण उसमें 3 मात्राएं होगी। तो जैसे अपन लिख सकते हैं बच्चों, हाँ, यशोदा, आप देखिए यशोदा, और लिख सकते हैं हम अशोका, अशोका, अशोक होता है बट अशोका भी हो सकता है ना, ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या हुआ, य में कितनी मात्रा है, 1, सो में कितनी मात्रा है, 2, दा में कितनी मात्रा है, 2, ठीक है। तो 1 2 2, तो कुल कितनी होगी मात्राएं, 5। तो इस तरीके से बच्चों ये गण होते हैं, और आप इसे याद कर लीजिए, 8 गण होते हैं। प्रत्येक गण में प्रश्न कैसे बनेगा, गण कितने होते हैं, तो गण 8 होते हैं। गण किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। एक उदाहरण दीजिए, तो हम प्रत्येक का उदाहरण दे सकते हैं। मात्राएं कैसे निर्धारित होती है ये हमने सीख लिया। ओके, अब हम देखो आगे बढ़ते हैं, और आगे हम यहां पे बढ़ेंगे बच्चों। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, और अब देखो छंद के प्रकार। अब हम आते हैं छंद पे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद होता है, उभय चरण होता है। उभय मतलब जहां मात्रा और वर्णों दोनों का ध्यान रखा जाता है, वो उभय चरण होता है। और फिर जो है वो एक आता है मुक्त छंद या स्वच्छंद छंद कहते हैं, जहां पे मात्रा वर्ण किसी का भी ध्यान नहीं रखा जाता है, वो होता है मुक्त छंद। जैसे प्रश्न पूछा ना कि पतंग कविता अपने हिंदी कंपलसरी में, जैसे पतंग कविता आलोक धनवा साहब की में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, तो उसमें मुक्त छंद का प्रयोग हुआ। मतलब छंदों का जब ध्यान नहीं रखा जाए, मात्रिक छंद वर्णिक छंद किसी का भी, और फिर जो है वो एक लय के साथ जब उसकी रचना की जाती है, तो वो मुक्त छंद कहलाता है। तो उसको भी पढ़ेंगे। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। अब इसका उपविभाजन किया जाता है ना, उपविभाजन किया। अब देखो वर्णिक के भेद कितने हैं, ये हम आगे बढ़ेंगे। अभी वर्णिक छंद के 2 प्रकार के होते हैं, इसके 2 भेद हैं, लेकिन उसका उपविभाजन किया जाता है। तो उपभाग ऐसे होते हैं कि इसमें मात्रिक छंद में भी 3 और वर्णिक छंद में भी 3, सम, अर्धसम और विषम। जैसे सम मात्रिक छंद, तो सम मात्रिक छंद किसे कहते हैं, ऐसे मात्रिक छंद जिसके सभी चरणों में, या यूं कह सकते हैं चारों चरणों में जब मात्राओं की संख्या समान हो, जैसे 26 26 26 या 24 24 24 या 28 28 28, तो वो सम मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे चौपाई है, गीतिका है, हरि गीतिका है, ये सभी क्या है, ये सम मात्रिक छंद है। अब प्रश्न अगर बनाने वाला हो ना बच्चों, तो यहां से भी बना सकता है कि निम्न में से सम मात्रिक छंद कौन सा है, निम्न में से अर्ध सम मात्रिक छंद कौन सा है, निम्न
निम्न में से विषम मात्रिक छंद कौन सा है, इसी तरीके से यहां पर पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सम मात्रिक छंद होता है चौपाई, चौपाई मतलब जिसके 4 पांव यानी 4 चरण होते हैं। फिर आता है गीतिका, फिर आता है हरिगीतिका, ये एक एक करके पढ़ेंगे हम, जो जो अपने सिलेबस में वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अर्धसम में दोहा होता है, सोरठा होता है। अर्धसम में क्या होता है कि 2 चरणों में, 2-2 चरणों में, 2-2 चरणों का जोड़ा बनता है, पहले और तीसरे में और दूसरे और चौथे में। जब वर्णों की मात्राओं की संख्या समान हो तो वो सम मात्रिक छंद कहलाता है, और अगर वर्णों की संख्या समान हो तो वो समवर्णिक अर्ध समवर्णिक छंद कहलाता है। और मात्राओं की संख्या अगर पहले तीसरे और दूसरे चौथे में समान है तो वो अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। इसी तरीके से विषम छंद होता है जैसे छप्पय, छप्पय का मतलब होता है जिसके 6 पांवों 6 चरणों का पद होता है एक, और कुंडलियां। तो ये है मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब देखो थोड़ा सा हम समझेंगे मात्रिक छंद। मैंने आपको बता दिया कि जिसमें जिस काव्य रचना में मात्राओं की संख्या को ध्यान में रख करके उसका निर्माण किया जाता है तो वो होता है मात्रिक छंद। और फिर होता है वर्णिक छंद। किसे कहते हैं? तो जिसमें वर्णों की संख्या नियमित और निर्धारित होती है वो होता है वर्णिक छंद। अब वर्णिक छंद की अगर बात करें तो इसके 2 भेद होते हैं बच्चों। वर्णिक छंद के 2 भेद होते हैं। पहला तो होता है साधारण वर्णिक छंद और दूसरा होता है दंडक वर्णिक छंद। साधारण वर्णिक छंद क्या होता है कि जिसमें वर्णों की संख्या 1 से 26 है, अगर है ना, वर्णों की संख्या अगर उनकी संख्या 1 से 26 तक है तो वो तो हो गया साधारण वर्णिक छंद। पूछा जाएगा, परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखना। और अगर वर्णों की संख्या 26 से अधिक है तो वो होगा दंडक कहलाएगा। तो ये वर्णिक छंद के 2 भेद हैं। ठीक है, वर्णिक छंद के 2 भेद हैं, साधारण वर्णिक और दंडक छंद। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे एक उभय छंद होता है। उभय जहां पे क्या होता है कि मात्रा और वर्ण दोनों की संख्या का ध्यान रखा जाता है। मात्रा एवं वर्ण, मात्रा एवं वर्ण दोनों की संख्या निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये होता है उभय। निर्धारित होती है। ओके, ये तो हो गया उभय। और मुक्त छंद किसे कहते हैं? जिसमें मात्राओं और वर्णों की संख्या का ध्यान नहीं रखा जाता है। ऐसे ही जब कोई काव्य रचना बना ली जाती है, जैसे मान लीजिए पतंग कविता याद करिए, क्या लिखा है कि तेज बौछारें जो गिरने की संभावना थी वो समाप्त हो गई। तो भादो गया हुआ सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो ऐसे तुक तो मिल रहा है, एक काव्यात्मकता तो है उसमें, लेकिन वर्णों और मात्राओं की संख्या निश्चित नहीं है। कहीं बिल्कुल 5-7 वर्ण आए किसी पंक्ति में, किसी में बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो वो मुक्त छंद कहलाता है। वर्णिक छंद, मुक्त छंद जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो, तो ये आज हमने पढ़ लिया कि इसका जो एक ओवरव्यू होता है कंप्लीटली, वो सारी चीजें हमने देख ली। मैं एक हल्का सा आपको रिवीजन करा लेता हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, क्योंकि इसके बाद हम सीधा छंद पढ़ेंगे कि गीतिका छंद क्या है, गीतिका छंद किसे कहते हैं, गीतिका छंद का एक उदाहरण बताइए, हरिगीतिका छंद क्या है, हरिगीतिका छंद किसे कहते हैं, उसका एक उदाहरण बताइए। तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो हल्का सा एक रिविजन कर लेते हैं। हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम। तो हम देखो बच्चों यहां पे देखेंगे सबसे पहले कि भाई छंद क्या होता है। तो हमने छंद की परिभाषा देख ली थी कि जिस काव्य रचना में वर्ण मैंने अक्षर, यति मैंने ठहराव, गति मैंने लय, और मात्रा एवं तुक आदि का ध्यान रखा जाता है वो छंद कहलाता है। तो ये हमने इसे पढ़ लिया था। उसके बाद जब हम नेक्स्ट गए थे तो फिर एक एक करके हमने सारी चीजों को देखा था कि फिर वर्ण क्या होता है। तो वर्ण हमने देखा था कि भाई हिंदी में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन जो है वो हमने देखा 33 होते हैं। इसमें लघु कौन से हैं, दीर्घ कौन से हैं, जैसे मात्राओं की गिनती करनी पड़ेगी हमें। तो ये सारी चीजें हमने बच्चों यहाँ देख ली थी। उसके बाद ह्रस्व यानी लघु और दीर्घ यानी गुरु, तो ये इसमें स्वर में भी हमने देख लिया था। ये सारी चीजें हम यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं। फिर व्यंजन पे आते हैं। टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और व्यंजन कैसे कैसे इसका होता है, टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं हम मात्राओं पर। तो मात्रा किसे कहते हैं? किसी वर्ण का उच्चारण करने में जो समय लगता है उस समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अगर कम समय लगता है तो लघु मात्रा, अगर ज्यादा समय लगता है तो दीर्घ मात्रा। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। फिर आते हैं यति पर। तो ये हमने आज ही पढ़ा है। यति का मतलब होता है चरण के अंत में ठहराव, रुकना, हल्का विराम जो होता है वो बच्चों क्या कहलाता है?
वो यति कहलाता है। फिर आता है गति, मतलब जिस लय से हम पढ़ रहे हैं, जिस संगीत इसमें इससे जो एक लय होता है, गति होती है, कहीं पर उतार कहीं पर चढ़ाव, इस तरीके से जो चीजें होती है उसको हम गति कहते हैं। और गति से किसी भी छंद, किसी भी काव्य रचना में एक संगीतात्मकता उत्पन्न होती है, एक ध्वन्यात्मकता उत्पन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम गए थे तो हमने देखा था तुक क्या होता है कि चरण के अंत में जो ध्वनियों की जो समानता आती है उसे हम तुक कहते हैं, जैसे आली लाली हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद फिर चरण क्या होता है कि जो पंक्तियां होती है काव्य की वो चरण कहलाती है, क्योंकि छंद जो है वो कभी कहीं 4 चरणों का होता है, कहीं 6 चरणों का होता है, उसके आधार पर उसको चौपाई कहते हैं, चौपाई कहते हैं, उसे छप्पई कहते हैं, उसे कुंडलियां हैं, जैसे कुंडलियां 8 पंक्तियों की होती है तो अलग अलग होता है। फिर आता है गण, हमने देखा कंप्लीटली गण क्या होता है, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या कितनी है, 8 होती है। इसको कैसे याद रखेंगे, मात्राओं की संख्या कैसे निर्धारित होती है, हमने एक सूत्र देखा और ये 8 गण हमने यहाँ पे देख लिए हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों, ये कंप्लीट पीडीएफ जो है मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, अभी बताऊंगा कैसे। हमने छंदों के प्रकार देख लिए, 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। फिर तीसरा प्रकार होता है उभय छंद, और फिर चौथा प्रकार होता है वो है स्वच्छंद छंद या मुक्त छंद। और इसके बाद में हमने ये सारी चीजें देख ली। अच्छा, वर्णिक छंद के भेद देख लिए हमने। 2 भेद होते हैं, एक साधारण होता है जहां वर्णों की संख्या 1 से 26 तक होती है, और एक होता है दंडक जहां वर्णों की संख्या 26 से ज्यादा होती है। और फिर ये हमने उभय देख लिया, उभय छंद, और फिर हमने मुक्त छंद भी देख लिया। तो ये आज की हमारी कंप्लीटली क्लास रही है। और बच्चों अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो तो मैं आपको अभी एक व्हाट्सएप नंबर देता हूं, उस पर आप मुझे हाय हेलो मैसेज लिख दीजिए। आप मुझे जैसे ही मैसेज भेजेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, वेबसाइट का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, हमारे कोर्सेज का लिंक मिलेगा, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो उससे आप व्हाट्सएप नंबर, वो जो होगा व्हाट्सएप का जो लिंक है, उससे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 2 ग्रुप है, उसमें से कोई एक आपको ज्वाइन करना है। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल लिंक जो ग्रुप जो है बच्चों, वो ज्वाइन करने का फायदा ये रहता है कि इससे पहले हमने जो पीडीएफ शेयर करी है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप में क्या होगा कि आज अगर ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आज और उसके बाद में जो पीडीएफ शेयर की जाएगी, जो मटेरियल शेयर किया जाएगा वही आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप। नंबर है बच्चों हमारा 9079622989। इस नंबर पे आप हमें बच्चों व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बच्चों बता दूं मैं, हमारा एक ऐप है, नाम है एजुकेशन राइज, है ना, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, EDUCATION, एजुकेशन राइज। पुराने बच्चे तो जानते हैं, जो नए बच्चे हैं उनको बता देता हूं। इस ऐप में हमने आपके लिए कोर्सेज बना रखे हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कोर्सेज हैं, और सब्जेक्ट के हिसाब से जो हमारे कोर्सेज हैं बच्चों, ओनली मिनिमम चार्ज पर हम आपको 99 में पूरे एक सब्जेक्ट का कोर्स देते हैं। इस कोर्स में पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, वीडियोज मिलेगा, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये सारी चीजें आपको मिलेगी 99 रुपीज में, फुल वैलिडिटी के साथ में। इसके अलावा हमारे बच्चों मॉडल पेपर्स भी हैं इस ऐप में, और सब्जेक्ट वाइज अगर मॉडल पेपर्स आप प्राप्त करना चाहते हो तो ओनली 29 रुपीज में हम आपको 10 मॉडल पेपर्स पीडीएफ के रूप में अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा ओनली आपको बच्चों नोट्स चाहिए, है ना, केवल नोट्स चाहिए आपको पीडीएफ के रूप में, तो सब्जेक्ट वाइज ओनली 11 रुपए में हम आपको कंप्लीट नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं। आपको सारे सब्जेक्ट्स के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा बच्चों टेस्ट सीरीज भी है जो 11 रुपए में हम आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। ये सारी चीजें। इसके अलावा हमारा लाइव क्लासेस रहती है शाम को, एवरीडे हमारी जो लाइव क्लासेस रहती है, 2 लाइव क्लासें, एक शाम को 7 बजे होती है और एक शाम को 8:30 बजे होती है। उससे पहले हमारी क्लास का शेड्यूल है बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 6 बजे, है ना, 6 बजे सुबह हिंदी की क्लास मिलती है, हिंदी अनिवार्य की क्लास मिलती है। उसके बाद 7 बजे बच्चों आपको हिंदी साहित्य की क्लास मिलती है, हिंदी साहित्य की क्लास होती है। शाम को, ये तो दोनों सुबह है ना, मॉर्निंग में है। और उसके बाद इवनिंग में हमारी क्लास होती है बच्चों 5 बजे हिस्ट्री की क्लास, 5 बजे इतिहास की क्लास होती है। उसके बाद 6 बजे इंग्लिश की क्लास होती है। 7 बजे पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है बच्चों, और 8:30 बजे जो है ये ज्योग्राफी की क्लास होती है। तो ये हमारी क्लासेस का शेड्यूल है, ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो कैसे लगी आपको ये क्लास, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।